देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अगेन 9th और 11th क्लास में आप मोशन इन 1D में ऐसे क्वेश्चन खूब करते हैं। एक बॉडी v1 स्पीड से l डिस्टेंस चली, फिर v2 स्पीड से 2l डिस्टेंस चली, तो अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो आपको पता है भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, वी एवरेज इज टोटल पाथ लेंथ ट्रैवर्स्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये आप सब जानते हैं ना, ये 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो टोटल पाथ लेंथ यहाँ आपको दिख रहा है, पाथ लेंथ होगी l + 2l। टाइम पहले वाले में l/v1, दूसरे में 2l डिस्टेंस v2 स्पीड से चला तो 2l/v2। इसको सिंप्लीफाई करें, दैट इज़ 3l अपॉन l/v1, या l अपन डायरेक्टली कैंसिल ही कर देते हैं, क्यों लिखें अपन डायरेक्टली l कैंसिल करें तो ये हो जाएगा ऊपर 3, नीचे आ जाएगा 1/v1 + 2/v2। सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट 3v1 v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v1। सो ऑप्शन सी आपका क्लियर कट मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बनना चाहिए, अपने से गलती नहीं करें इसमें। 22 अगेन ये भी एक जनरलाइज प्रश्न है कि एक्सेलरेटेड कार में कोई पेंडुलम है तो वो कितना एंगल बनाता है। तो आपको ये प्रॉब्लम मैं एक बार रिव्यू कर रहा हूँ कि लेट से आपको याद होगा कभी भी कोई एक्सेलरेटेड कार ए एक्सेलरेशन से जाती है A0 लेट से, तो ये पेंडुलम पीछे की तरफ जाता है विद एंगल थीटा। और कार के फ्रेम में FBD बनाते हैं तो सूडो फोर्स लगाते हो आप MA0, खुद का वेट लगता ही है mg, और ये टेंशन इधर लगता है। और फोर्स बैलेंस अगर आप करोगे, क्योंकि कार के फ्रेम में मान रहे हैं कि ये बैलेंस्ड है, तो व्हाट वी हैव t cos थीटा बैलेंसेस mg, t sin थीटा बैलेंसेस ma0। सो यहाँ से सीधा आपको ये रिजल्ट वैसे याद ही रहना चाहिए, tan थीटा इक्वल टू a0/g, इतनी बार अपन करते हैं। सो tan थीटा हो गया आपका a0/g। अब यहाँ a की वैल्यू अगर मैं निकालूँ v - u/t, तो देखिए यहाँ ब्रेक लगा के कार की स्पीड को यूनिफॉर्मली 36 से 0 किया गया, और 36 kmph है, तो kmph को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 10 हो जाएगा। तो 0, इसको एक सेकेंड, एंड इसको अपन लिखें, दैट इज़ गोइंग टू बी 0 - 10, t की वैल्यू 5 है तो दिस इज़ -2। तो प्लस माइनस केवल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में है, तो लेट्स से अगर माइनस का अंदर पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है तो ये आगे की तरफ होगा, और वो थीटा इस तरफ अभी जैसे लेफ्ट में दिख रहा है वो राइट में होगा। और डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू a/g लिखोगे आप, तो दैट इज़ 2/10 विच इज़ 1/5। सो यू गेट ऑप्शन सी। तो अगेन रेगुलर क्वेश्चन है, होना चाहिए अपने से। 23 ये आपका फोर्स बैलेंसिंग पे बेस्ड है। देखिए एक मास एम को सस्पेंड किया है रोप से, रिजिड सपोर्ट ए से, एक और रोप बांधी हुई है, और एक एफ फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाया है। अब ये थीटा एंगल रोप बनाती है, तो वो थीटा की के टर्म्स में कुछ चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो अगेन ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है। मैं बी पॉइंट पे FBD ड्रॉ करूँ तो राइट में आपको क्या लग रहा है, फोर्स F, नीचे लग रहा है आपको ब्लॉक का वेट mg, और ये जो रस्सी का तनाव टेंशन है ये ऐसे लग रहा है, और ऑल्टरनेट एंगल होने से ये एंगल भी थीटा हो गया। अगेन जैसे अभी पेंडुलम वाले में किया था, बैलेंस करूँ मैं, t cos थीटा बैलेंस कर रहा है mg को, t sin थीटा बैलेंस कर रहा है f को। तो जैसे ऑप्शन है उसके हिसाब से रोटेंशन को डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख सकता हूँ f/sin थीटा। सो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। 24 अगेन ये क्वेश्चन अब आपके न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट का है। ये जेई स्क्रीनिंग का बहुत पुराना क्वेश्चन है, हर इंस्टीट्यूट के सेट में मिलता है। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, 4 न्यूक्लियस मार्क्ड है। आपको पता है इस कर्व में जो जितना ऊपर होगा उतना स्टेबल है, तो y सबसे स्टेबल होगा। तो देखते ही आपको पता है y ब्रेक करे 2z में, ऐसी मुरख्ता नहीं करेगा, उससे स्टेबिलिटी कम होगी। बी ऑप्शन w ब्रेकिंग इंटू x + z, x बेटर है बट z थोड़ा बुरा है, चेक करना पड़ेगा। w ब्रेकिंग इंटू 2y, ये आपको क्लियर कट पता है, बेस्ट आंसर है, कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये तो सर्वस्व सुखी वाला काम इसके लिए हो रहा है। आप चाहो तो मैं ये बता दूं एनर्जी कितनी निकलेगी। एनर्जी होगी फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। फाइनली y बना है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 है, एक में 60 न्यूक्लियंस और 2 न्यूक्लियस बने। इनिशियल है 7.5 × 120, सिंप्लीफाई कीजिए, आपको दिख रहा है यहाँ 120 MeV एनर्जी निकलेगी। बाकियों के लिए कैलकुलेट कीजिएगा, किसी में एनर्जी निकलेगी नहीं, उल्टा देनी पड़ेगी वाला पॉइंट आएगा। नेक्स्ट अगेन न्यूक्लियर फिजिक्स का, केमिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स में भी ऐसे होते हैं, आप सबको अच्छे से ये क्वेश्चन आता है। एक आइसोटोप डीके कर गया 1/16 ऑफ इट्स मास इन 1 आवर, 1 घंटे में अपना 1/16 रह गया, तो हाफ लाइफ निकालनी है। 1/16 सबको याद रहता है, 1/2 की पावर 4, इसका मतलब 4 हाफ लाइफ्स बीत चुकी हैं, और वो 1 घंटे में बीती हैं, तो हाफ लाइफ हो गई 1/4 आवर्स विच इज़ 15 minutes. So option A is correct. Now question number 26 देखिए, 2 bodies A और B है, मास सेम है, दोनों को सेपरेट मासलेस स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट K1 K2 के साथ आपने यहाँ पर सस्पेंड किया है।
इफ़ द बॉडीज ऑक्सीलेट वर्टिकली सच दैट मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल, तो एम्पलीट्यूड्स का रेशो बताना है। तो भाई आपको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी SHM की सबको याद है, दैट इज ओमेगा ए। सो व्हाट वी हैव, omega 1 k1 should be equals to, sorry, not omega 1 k1, omega 1 a1, sorry. So it is omega 1 a1 should be equals to omega 2 a2. So what is a1 by a2? a1 by a2 is omega 2 by omega 1. अब ओमेगा आपको पता है यहाँ पे होता है रूट ऑफ के बाय एम, दोनों का मास सेम है तो ओमेगास का रेशियो डायरेक्टली आप लिखोगे रूट ऑफ k2 बाय k1। तो अगेन ये भी करने लायक क्वेश्चन है SHM का, इजीली आपसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट 27, टू SHMs आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशंस आपको गिवन है, आपको फेज डिफरेंस निकालना ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 2। अगेन ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये जेई मेन एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ये थोड़ा नीट वालों को तकलीफ ज़्यादा देगा, बट फिर भी देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन। वेलोसिटी सबसे पहले v1 में लिखूँ तो v1 होगी dy1 बाय dt। सो dy1 बाय dt अगर आप करो, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है दैट इज cos, तो दैट विल बी 100 इंटू 0.1 इंटू cos ऑफ 100 पाई t, पाई भी लगाना चाहिए मुझे, पाई t प्लस पाई बाय 3। सिमिलरली v2 की बात करें तो दैट इज dy2 बाय dt, सो दैट वुड बी 0.1 इंटू 100 पाई, और cos का आपको पता है होता है माइनस साइन थीटा। ये आपके लिए वेलोसिटीज़ बन गई। अब बेटर है दोनों को एक ही स्टाइल में लिखें, एक ही फंक्शन के स्टाइल में लिखें। तो लेट्स से मेरे को पता है कि cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो आई कैन री राइट इट एज, ये साइन को अपन थोड़ा 100 पाई इंटू 0.1 और नीचे लिख दें cos ऑफ 100 पाई t प्लस पाई बाय 2। अब कंपेयर करना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो अब अगर कंपेयर करूँ फेज ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट, वो 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इसका पाई बाय 3 है, यहाँ पाई बाय 2 है, तो 1 का 2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा, सो दैट इज़ पाई बाय 3 रिलेटिव टू पाई बाय 2, तो वो एक डिफरेंस आएगा माइनस पाई बाय 6 का। तो डायरेक्टली दैट वुड बी माइनस पाई बाय 6, क्योंकि 2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो 1 थोड़ा पीछे चल रहा है, 90 डिग्री घूम चुका है और वो केवल अभी 60 डिग्री घुमा है, तो दैट इज़ 30 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे होगा। इस क्वेश्चन को ज़रूर आप ध्यान रखें। अगेन ये नीट के हिसाब से थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बट ये आया हुआ है तो ध्यान में रखें। Next 28. When a metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda, its stopping potential is 5 V naught। तो भाई लैम्डा डाली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 ही आया। अब सेम को 3 लैम्डा, आपको होता है लैम्डा बढ़ाने से एनर्जी कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा, और V naught ही रह गया, तो अब वर्क फंक्शन निकालना है। तो दोनों बार अपन आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है लगाएं। क्या लिखेंगे बेटा, k max इज EV naught, तो 5 EV naught इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस 5। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम अपन लिखेंगे EV naught इज इक्वल टू HC बाय 3 लैम्डा माइनस 5। अब अपन यहाँ 5 के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं और लैम्डा की टर्म्स में ही अपने को चाहिए, तो बेटर है दोनों को डिवाइड कर दें। सो दिस इज 5 इज HC बाय लैम्डा माइनस 5 अपॉन HC बाय 3 लैम्डा माइनस 5। तो इधर लेके चलें, 5 HC बाय 3 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस 5। तो इधर लेके आइए, देखिए उधर उसको ले चलें तो 5 बाय 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 बाय 3 HC बाय लैम्डा। तो 5 का वैल्यू देखिए क्या आएगा आपके लिए, HC बाय 6 लैम्डा। ऑप्शन ए आप इजीली मार्क कर सकते हैं। तो अगेन ऐसे क्वेश्चन भी आप करते हैं तो ये बनने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट 29, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन 6.2 है। कोई लाइट ऐसी डाली है इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 आया। भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 आया तो k max की वैल्यू जैसा भी ऊपर बोला था हो जाएगी 5 eV। अब k max 5 eV है, वर्क फंक्शन 6.2 है, तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन जिसको आप HC बाय लैम्डा टाइप्स लिखते हो वो वैल्यू आपके लिए हो गई 6.2 प्लस 5 दैट इज़ 11.2 eV। और यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूँ तो दैट इज़ 1240 eV नैनोमीटर अपॉन 11.2 eV। तो लगभग आपको दिख रहा है ये 100, 110, 115 उस रेंज में आएगी। तो 100 से 125 नैनोमीटर के बीच में है, तो 400 नैनोमीटर से छोटी है, 0.1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की भी नहीं आई है। इसका मतलब ये आपको क्लियर कट पता है ये यूवी रीजन में ही लाई करेगी, जो अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ध्यान है। सो दैट इज इट लाइज इन यूवी रीजन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है सरफेस टेंशन का, जो लोग कम पढ़ते हैं ध्यान भी कम रहता है, बट ये याद रखिए आप बिल्कुल स्कूल लेवल जैसा आपका प्रश्न भी मान सकते हैं, स्कूल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए सिंपली कैपिलरी का आपको एक्शन याद होगा, इस तरह से आपने कैपिलरी रखी तो माना ये किसी हाइट h तक गई।
अब इसी को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं अपन। तो अपन करते हैं कि अगर इसको टिल्ट करते हैं तो आपने पढ़ा था भाई इफेक्ट तो ग्रेविटी की हाइट का ही आएगा, तो हाइट अभी भी h ही रहेगी, बट यहाँ ये लेंथ आपको l नज़र आएगी और ये एंगल लेट से अपन थीटा बोले। तो ये आप सबको याद है h सेम रहेगा, तो h और l का रिलेशनशिप यहाँ पे देखें तो h की वैल्यू आप लिखोगे l cos थीटा, तो अब जो नई लेंथ होगी दैट वुड बी h बाय cos थीटा। तो जैसे इसको 60 डिग्री वर्टिकल से आप इंक्लाइन करोगे तो क्लियर कट आपके लिए क्या हो गया, h का वैल्यू तो 2 ही है और cos 60 आपको पता है हाफ होता है, तो इट कम्स आउट एज 4 सेंटीमीटर्स। तो अगेन ये ध्यान रखिएगा कैपिलरी बेस क्वेश्चन है, गलती इसमें नहीं करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ये अगेन सरफेस टेंशन के बेसिस पे ही क्वेश्चन, सरफेस टेंशन के फ्लूइड्स के बेसिस पे क्वेश्चन आप बोलते हो, विस्कोसिटी बेस्ड। भाई एक 2 सेंटीमीटर रेडियस की स्फेरिकल बॉल की विस्कस फ्लूइड में टर्मिनल स्पीड 20 है, तो अगर इसकी रेडियस आधी करके 1 सेंटीमीटर कर दी जाए तो क्या होगा। तो इसमें आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखते हुए प्रोपोर्शनैलिटी आप याद रखते हो, आपको याद है बारिश की बूंद जितनी मोटी होती है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है, तब भी ये कंसेप्ट पढ़ते हैं टर्मिनल स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। क्योंकि रेडियस आधी कर दी तो टर्मिनल स्पीड 1/4 हो जाएगी, तो जो नई टर्मिनल स्पीड आएगी वो पुरानी वाली की 1/4 मतलब 1/4 ऑफ 20 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। खूब करते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये भी करने लायक इजी क्वेश्चन है। 32, ये ऑप्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। 2 प्लेन मिरर किसी एंगल पे रखे हैं और अब यहाँ पर 5 डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही हैं। जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली उनके बीच में रखा है तो फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर्स। तो इस केस में आपको याद है कि भाई सिमेट्रिकली रखा है, कितने एंगल पे रखें कि वो सेम इमेजेस 5 नंबर ऑफ इमेजेस बने। तो भाई को आपको रिजल्ट याद था कि भाई नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं अगर 360 बाय थीटा इज इक्वल टू सम इवन इंटीजर। अगर ये इवन इंटीजर होता है तो अपन बोलते हैं नंबर ऑफ इमेजेस, लेट से अगर इसको m बोलें तो नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी इक्वल टू m-1, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से मैं चलूँ तो 5 के लिए मेरे को m की वैल्यू 6 चाहिए, तो दैट शुड बी 360 बाय 6, दैट शुड बी माई आंसर। मतलब 360 बाय 60 होना चाहिए, तब वो 6 आएगा, तो 6 - 1 5 होगा, तो 60 डिग्री देखते ही समझ आता है। 45 डिग्री पे देखोगे तो 360 बाय 45 दैट इज़ गोइंग टू बी लेट से 8, तो वहाँ पे तो 7 इमेजेस आ जाएंगी। 30 पे और कम आएंगी, 90 पे आपको पता है 360 बाय 90 वुड बी 4, तो 3 इमेजेस आएंगी। तो 5 के लिए एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है, दैट इज़ 60 डिग्री। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा कितनी इमेजेस यहाँ पे बनती हैं। नाउ इसके बाद देखिए नेक्स्ट 32 के बाद जो अपने को बात करनी है 32, ये भी ऑप्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। भाई आपने ग्राफ बनाया है किसका, इन्वर्स ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन कॉन्वेक्स लेंस एंड द ऑब्जेक्ट पोजीशन u। तो मैग्निफिकेशन का इन्वर्स और u के बीच ग्राफ बनाया गया है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कर्व है। अब यहाँ पे ये ग्राफ देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लेंस है आपके लिए या मिरर है। तो यहाँ आपको देखिए जो गिवन है क्वेश्चन में, इट इज़ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको पहली बेसिक इक्वेशन कुछ और आया नहीं है, लेंस की इक्वेशन होती है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। और जो मैग्निफिकेशन आपका होता है, मैग्निफिकेशन आप बोलते हो v/u। तो अगर मैं इसको v/u की टर्म्स में या इन्वर्स ऑफ v/u की टर्म्स में अगर मैं लिखने का इसको प्रयास करूँगा तो देखिए यहाँ पे बेस्ट तरीका मेरे लिए क्या होगा, इसको मैं सिंप्लीफाई ऐसे करूँ कि लेट से मैं u से सबको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो u/v -1 दैट इज़ इक्वल टू u/f। ये निकल गया अपने लिए। अब ये जो u/v है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/m, ठीक है, ये 1/m हो गया आपके लिए, -1 इज़ इक्वल टू u/f। तो यहाँ से अगर अब मैं y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में जाऊँ तो ये तो y हो गया 1/m दैट इज़ इक्वल टू 1/f टाइम्स u प्लस 1। तो अगर इन कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, ये x है ये y है, तो स्लोप की वैल्यू आ रही है 1/f। और स्लोप जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, m से कंफ्यूज नहीं हो, m का मतलब यहाँ मेरे स्लोप वाला m है, ये नॉट द मैग्निफिकेशन वाला। तो स्लोप अब इस ग्राफ में आपको देख के समझ आ रहा है, जो स्लोप है लाइन की दिख रहा है कि जो स्लोप है ये tan थीटा आपने लिखा, क्लियर कट फोटो से दिख रहा है b/c, तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई c/b। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं भी कह रहा हूँ मैंने भी नहीं देखा पहले ऐसा क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करता है। नॉर्मल v और u में कर्व होता था, यहाँ 1/m वर्सेस u का कर्व दिया है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखिए, एक नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये अगेन स्टैंडर्ड प्रश्न है। एक बुलेट है मास m की, हिट करती है ब्लॉक को जिसका मास m' है, तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कब होती है। तो आपको याद रखिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी तभी होती है जब दोनों का मास सेम होता है। सो दैट इज़ m' इक्वल्स टू
m। तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र उसी वक्त देखने को मिलेगा। ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल आप याद रखते हैं, वहीं से देखिए डेरिवेशन आप लोग जो नोट्स पढ़ते होंगे कभी उनसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। A thin uniform circular disk of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to the plane with an angular velocity omega। एक और डिस्क ये है जिसके डायमेंशन सेम है बट मास कम कर दिया, 1/4 कर दिया, उसके कोएक्सियली रख दी। तो ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहा है। इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि भाई पहले एक ही डिस्क थी अपनी एक्सिस के अबाउट, अब उसके ऊपर एक और डिस्क आपने ऐसे रख दी है। तो क्योंकि अपन बोलते हैं इस एक्सिस के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा, तो एल इनिशियल इज़ एल फाइनल। इनिशियल एल में केवल I1 था, I1 इंटू लेट्स से ओमेगा, दैट वुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 टाइम्स ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश आपको पता है I1 अपन डिस्क की बात करें तो डिस्क का होगा mr²/2 इंटू ओमेगा। नेक्स्ट टाइम हो गया mr²/2 प्लस m की जगह 1/4m हो गया, डायमेंशन सेम है r²/2। तो mr²/2 कॉमन ले लूँ तो ओमेगा 1 + 1/4, सिंप्लीफाई करोगे दिस इज़ 4 ओमेगा/5। सो ऑप्शन बी को आप आराम से टिक कर सकते हैं।